वो बिल्कुल ब्लंट होके कह रहे हैं कि कलर डाल दिया आपने। ओके, मैं तो देख नहीं रहा था, पहले बैच वाले भी ऐसे कह रहे थे कि हमें मैच देख रहे हैं हम, फिर मैंने नोट शेयर कर दिया उनके साथ किया कि गो थ्रू कर लेना, कल मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपका क्योंकि बैकलॉग ज्यादा है तो आई थॉट कि आपकी क्लास हो जानी चाहिए। आई होप कि बड़ी ज्यादती नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा ही है क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, नो ज्यादती तो नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं सर। ओके ओके, लेकिन आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि मैं तो आपके लिए ही जाग रहा हूँ, ठीक है ना? अदरवाइज मुझे तो इस समय सोना ही था फिर। आपके लिए अगर मैं जाग रहा हूँ तो इट्स बेटर दैट यू गेट समथिंग। वो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए सिर्फ यूनिट उनको अलग से कवर करना पड़ेगा, बिकॉज 1 यूनिट वी हैव कवर्ड, ज्वाइनिंग टाइम हमने कवर किया। तो उसके लिए जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जिन्होंने ज्वाइनिंग टाइम नहीं किया, उनके लिए ऐसा कर सकता हूँ मैं, वीकेंड पे टाइम दे सकता हूँ सो दैट कि ज्वाइनिंग टाइम उनका कवर हो जाए। क्योंकि अगर बार बार ज्वाइनिंग टाइम हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे देन विल नॉट बी एबल टू गो फॉरवर्ड। तो उनके लिए वीकेंड वाला ऑप्शन है कि वीकेंड पे क्लास लेके मैं उनको ज्वाइनिंग टाइम करवा दूंगा, ठीक है? So those who will be interested for a weekend class to cover the backlog of joining time, वो specify कर देना, so then I can plan, ठीक है जी? Okay? ओके सर। Okay, okay. यस सर। तो ज्वाइनिंग टाइम के बाद ज्वाइनिंग की है तो फिर पे भी मिलनी चाहिए ना उसके बाद। टुडे वी आर स्टार्टिंग पे फिक्सेशन, ठीक है? पे फिक्सेशन का जहां तक सवाल है पहले तो वर्बली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको हम न्यूमेरिकल एंगल से भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है उसके, इंक्रीमेंट के एंगल से भी डिस्कस करेंगे। सो ये जो है वो तो हर एक को चाहिए ना, जिसने भी ज्वाइनिंग की है उसको पे चाहिए, बिकॉज द पर्सन इज वर्किंग एंड एज ए कंपनसेशन ही विल गेट पे। अब पे और सैलरी में फर्क होता है, ठीक है ना? पे और सैलरी में फर्क होता है। क्या फर्क होता है पे और सैलरी में? एनी आइडिया? सर पे आ गई बेसिक पे, सैलरी में अलाउंसेस भी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो सैलरी जो है वो अलाउंसेस लेके चलेगा। एक होता है एमोलुमेंट्स, तो 3 टर्म्स है, पे, देन एमोलुमेंट्स, ठीक है, और सैलरी। तीनों में एमोलुमेंट्स में और सैलरी में कोई फर्क होगा? एमोलुमेंट्स में और सैलरी में कोई फर्क होगा? सर मूवमेंट्स हो गया सर, बता देना से पारिश्रमिक बोलते हैं, बता देना से पे अगेन सर सब्सटैंटिव पोस्ट के लिए, और एमोलुमेंट्स में सर अलाउंसेस वगैरह सब ऐड होते हैं सर। और सैलरी तो में? सर वो सैलरी में सर एमोलुमेंट्स प्लस सब्सटैंटिव पे जो है। देखिए डीए प्लस। बेसिकली जब पे
में आप अलाउंसेस को ऐड कर लेते हैं, दैट बिकम सैलरी। और कहीं पे उसका एमोलुमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। एमोलुमेंट्स में सारे अलाउंसेस ऐड नहीं होते, ठीक है। एमोलुमेंट्स में सारे अलाउंसेस ऐड नहीं होते, किसी मखसूस पर्पस के लिए कुछ खास अलाउंसेस ही उसमें ऐड होते हैं। जैसे डीसीआरजी की कैलकुलेशन है, ठीक है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी की कैलकुलेशन है। उसमें सिर्फ पे की बात होती है, लेकिन अगर आप लीव एनकैशमेंट की बात करें तो जब लीव एनकैशमेंट किसी को मिलती है रिटायरमेंट के समय, उकला असेल येतं का हा अंदर okay, जब लीव एनकैशमेंट की हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट्स ऐड होते हैं, बेसिक प्लस टीए। उसमें बाकी अलाउंसेस ऐड नहीं होते, ठीक है। तो उसको हम एमोलुमेंट्स का नाम देंगे। जैसे डॉक्टर्स को एक एनपीएस मिलता है ना, एनपीए, सॉरी, डॉक्टर्स के लिए एनपीए का प्रोविजन होता है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? यस सर, यस सर। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ठीक है जी। तो आपको हैरानी होगी, जो एनपीए है वो पेंशनरी बेनिफिट्स में भी काउंट होता है तो वो अलाउंस है ना, लेकिन वो पेंशनरी बेनिफिट्स के लिए बेसिक में ऐड होता है वो, तो उसको भी हम एमोलुमेंट्स का नाम देंगे। तो एमोलुमेंट्स हो गए किसी खास पर्पस के लिए बेसिक से ऊपर अलाउंस, पर्टिकुलर अलाउंस, सारे नहीं, लेकिन सारे अलाउंसेस ऐड कर ले, एचआरए भी ऐड कर ले, सीसीए भी ऐड कर ले, एमएम ऐड कर ले, ठीक है, या व्हाटसोएवर अदर अलाउंसेस अलाउड, स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं, तो फिर वो सैलरी बन जाती है टोटल। बट एमोलुमेंट्स मींस बेसिक प्लस सम अलाउंसेस which are taken for a specific purpose, say for pensionary purpose, pensionary benefits देने के लिए उसमें चीजें ऐड होती हैं, अलाउंसेस ऐड होते हैं, तो उसको हम एमोलुमेंट्स का नाम देते हैं। जैसे 10 लास्ट 10 मंथ्स के एमोलुमेंट्स को पहले एवरेज किया जाता था, नाउ इट्स नॉट देयर, अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया, तो उसमें भी वो बेसिक प्लस टीए की बात होती थी। So this is the basic difference. Okay. अब जो पे किसी को भी मिलेगी तो किस दिन से मीटर स्टार्ट होगा पे मिलने का? Say you have joined the post, तो आपको पे कब से मिलेगी? जब हम ज्वाइनिंग से ज्वाइनिंग से बिल्कुल होगा। और अगर मैं ज्वाइन आफ्टरनून में करता हूँ, फोरनून में नहीं करता, सर भाई कौन करके भी बोल रहे हैं, जब तक तो साथ उस दिन की नहीं मिलेगी। यस, दैट्स द पॉइंट। अगर आफ्टरनून में कोई ज्वाइन करेगा तो उस दिन की पे नहीं मिलेगी, अगर फोरनून में करेगा तो फिर उस दिन की पे मिलेगी। So pay starts from the date of joining, provided joining is done in the forenoon. If it is done on the afternoon, then it will start from the next day. Is that clear? Starting point clear हुआ? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay. उसके बाद पे फिक्सेशन की बहुत बात जरूरत पड़ेगी। एक तो पे फिक्सेशन होगी जब वो आदमी जो है वो जॉब में आएगा, ठीक है, तो वो ज्वाइनिंग करेगा, उसके बाद मीटर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली पे हमें फिक्स करनी पड़ेगी ना, हाउ मच पे द पर्सन विल गेट।
नॉर्मली जिस लेवल में वो लगा है उसके मिनिमम से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके कैरियर में पे फिक्सेशन के बहुत सारे इवेंट्स आएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर दूं। यस सर। आपको ये ना लगे आज गप्पे ही मारे जा रहे हैं हम, कंक्रीट देख नहीं रहा स्क्रीन पे, ऐसा तो नहीं है ना? Okay. Can you see this one? On which occasions the question of pay fixation of a government servant arises? Screen visible है सबको? नो सर। यस सर। Screen should be visible. देखें किसी particularly problem है तो exit करके enter कर लो. Maybe the problem is solved. पे फिक्सेशन जो है, माइक ऑफ कर देना प्लीज। पे फिक्सेशन का जो इशू है, सबसे पहले तो इनिशियल अपॉइंटमेंट, फर्स्ट टाइम जो अपॉइंटमेंट होगी उस समय पे फिक्सेशन का इशू आएगा, और उसके बाद भी बहुत बार पे फिक्सेशन का इशू आएगा। जैसे किसी की प्रमोशन हो जाएगी तो प्रमोशन में पे फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। जब हम प्रमोशन की बात करते हैं तो दो तरह की प्रमोशंस होती है, एक होती है फंक्शनल प्रमोशन, एक होती है नॉन फंक्शनल प्रमोशन। फंक्शनल प्रमोशन और नॉन फंक्शनल प्रमोशन दोनों में कोई फर्क है? आज मैं भूल गया दूसरे बैच में लिंक देना। जस्ट नॉन फंक्शनल में पे स्केल चेंज होता है और फंक्शनल में सर डेजिग्नेशन चेंज होती है। नॉन फंक्शनल टाइम बाउंड होती है सर, तो फंक्शनल में डेजिग्नेशन भी चेंज होती है, पे स्केल भी सब। बिल्कुल। देखें, फंक्शनल जो है उसमें पे तो चेंज होगी, डेजिग्नेशन भी चेंज होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी चेंज होगी, ठीक है। तो लैडर में आप हायर जाएंगे, आपका डेजिग्नेशन का चेंज है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज नेचुरली, जब आप लैडर में आप जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी, ओके। नॉन फंक्शनल का मतलब हो गया कि आपको कंपनसेट किया जा रहा है फ्रॉम मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू। आपकी स्टैग्नेशन है, यू आर नॉट गेटिंग ए चांस टू गेट प्रमोटेड, तो आपको कंपनसेट किया जा रहा है कि ठीक है, मॉनिटरीली तो आपको ग्रेड हम दे रहे हैं, तो उसमें हम उसको इन सिटू कहते हैं, उसको टाइम बाउंड भी कहा जाता है, और केएस के केस में उसको नॉन फंक्शनल स्केल भी कहा जाता है, एनएफएस बोलते हैं उसको, ठीक है। दोज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर नॉन फंक्शनल प्रमोशंस, इन सिटू, टाइम बाउंड, और जो ऑफिसर्स हैं, केएस ऑफिसर्स हैं, उनके केस में कहते हैं नॉन फंक्शनल स्केल। सो चाहे वो फंक्शनल प्रमोशन हो, चाहे वो नॉन फंक्शनल प्रमोशन हो, उस समय भी पे फिक्सेशन का इशू आएगा। और कई बार क्या होता है, आदमी की डिमोशन भी हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कभी। वैसे तो बड़ा एक्सट्रीम सा स्टेप है, बट इट कैन हैपन। इन दैट केस आल्सो पे फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर कई बार कोई थ्रू प्रॉपर चैनल भी फॉर्म भरते हैं ना लोग, और बाद में उनकी सिलेक्शन हो जाती है, तो उस समय भी उनकी पे फिक्सेशन जो है वो करनी पड़ेगी। कई बार लोग री एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, ये डिफेंस वालों में बहुत लागू होता है। वो डिफेंस से रिटायर हो जाते हैं और किसी सिविल डिपार्टमेंट में दोबारा से री एम्प्लॉय हो जाते हैं, तो इन दैट केस आल्सो पे फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी। कई बार इंक्रीमेंट किसी का स्टॉप हो सकता है, स्टेपिंग अप ऑफ पे हो सकता है, कई बार हो सकता है पे फिक्सेशन जब खासकर जब ये पे कमीशन आते हैं तो नए वाले लोगों को ज्यादा फायदा होता है,
और कईयों को इंक्रीमेंट वो जो है इंक्रीमेंट का फायदा हो जाता है, डेट ऑफ इंक्रीमेंट का फायदा हो जाता है. तो समटाइम्स इट मे हैपन दैट ए जूनियर में बी ड्रॉइंग मोर पे देन द सीनियर. तो फिर स्टेपिंग अप ऑफ पे जो है उसमें भी फिक्सेशन की जरूरत पड़ेगी. पे कमीशन आएगा तो रिविजन होगा, मल्टीप्लायर फैक्टर आता है, उसके हिसाब से पे फिक्सेशन होगा. ठीक है. सो दीज आर द ओकेशंस व्हेन पे फिक्सेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है जी, क्लियर हुआ किन किन सिचुएशंस में होगा. यस सर. जी, अब हम इनिशियल अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीमेंट को भी डिस्कस कर लेंगे. ऑन इनिशियल अपॉइंटमेंट, जैसे हमने बोला कि पे विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ joining. However, क्या फर्क पड़ेगा? If a person joins in the afternoon, okay, then pay will start from the नेक्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग. समझ आ रहा है जी? यस सर. हम कहते तो हैं कि ज्वाइनिंग से पे स्टार्ट होगी, लेकिन ज्वाइनिंग अगर आफ्टरनून में होगी तो फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगी, देन इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द सेम डे. एक तो ये है. उसके बाद है हाउ इंक्रीमेंट इज डिसाइडेड on initial appointment. ठीक है जी, इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई और उसके बाद फर्स्ट इंक्रीमेंट देखते हैं इसको. ठीक है, फर्स्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गई फिर तो वैसे ही चलेगी. अब इंक्रीमेंट के लिए आपको मालूम है कि देयर आर 2 days, 2 dates इन ए ईयर जब इंक्रीमेंट जो है वो ड्यू होती है. यस सर. पिछले पे कमीशन में सिर्फ एक ही थी, जुलाई थी, लेकिन आज की डेट में 2 है. ठीक है, तो जनवरी को भी हो सकती है, जुलाई में भी हो सकती है. और किस डेट को होती है इंक्रीमेंट ड्यू? फर्स्ट जनवरी और जुलाई. फर्स्ट को होगी हमेशा. ठीक है, आज मैंने दूसरे ग्रुप में नहीं दिया क्योंकि वो वैसे ही पहली क्लास में भी उनको प्रॉब्लम थी कि हम मैच देख रहे हैं, इसलिए मैंने मैच ही देखने दिया उनको. बट प्रॉब्लम होगा क्योंकि लेट हुआ स्टार्ट, तो उस तरह से. ओके, जो फर्स्ट इंक्रीमेंट है इसका मतलब वो 1 जनवरी को भी आ सकती है, 1 जुलाई को भी आ सकती है. हाउ टू डिसाइड? तो इंक्रीमेंट के लिए जो क्राइटेरियन है उसमें ये देखा जाएगा रेजिडेंसी. ठीक है, इन्हें लेवल फॉर 6 months, 6 महीने हुए होने चाहिए. अगर 6 महीने हुए होंगे तो इंक्रीमेंट फॉल कर जाएगी उससे. जो आगे आएगा, अगर 1 जुलाई आएगा उसके बाद या 1 जनवरी आएगा, व्हाटसोएवर. इसका मतलब ये हो गया कि अगर ज्वाइनिंग किसी की if joining is on 1 जनवरी, मैं इसको ले लेता हूं से 2025 ले लेता हूं. ठीक है, और इसको 4 नून भी कर लेते हैं.
नून है ये. Then data first increment will be ठीक. 1st July. 1st July. तो डेट ऑफ इंक्रीमेंट कब होगा? इट विल बी 1st July 2025. 1st जुलाई. वेरी राइट. क्योंकि फिर 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं? 30 जून को 6 महीने हो जाएंगे ना फिर. ठीक है. Yes, sir. तो 30 जून को अगर 6 महीने हो जाएंगे तो फिर 1st जुलाई को फाल करेगी. सपोज किया मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं. इफ ज्वाइनिंग इज ऑन 1st January 2025 आफ्टरनून. ओके, आफ्टरनून कर लिया इसको हमने. देन डेटा फर्स्ट इंक्रीमेंट विल बी 1st January. 1st January. 1st जनवरी होगी क्योंकि यहाँ पे 1st जनवरी छूट गया. ठीक है. तो दैट मीन्स 2nd से स्टार्ट हो रही है ना पे. यहाँ पे वर्चुअली 2nd जनवरी से पे स्टार्ट हो रही है ना. तो अगर 2nd जनवरी से पे स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 जून को 6 महीने नहीं होंगे, एक दिन कम होगा उस दिन. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. 1st जनवरी काउंट नहीं हुआ तो 2nd से स्टार्ट हुआ. अगर 2nd जनवरी को महीना शुरू होता है, ठीक है, तो फिर तो 1st को होगा ना. 1st जुलाई को महीना खत्म होगा. अगर उस तरह से जाना हो तो 6 महीने कब खत्म होंगे? फिर 1st जुलाई को 6 महीने खत्म होंगे ना. अगर 1st जनवरी को काउंट करते हैं तो फिर तो 31st जनवरी को महीना खत्म होता है. लेकिन अगर 2nd जनवरी से महीना काउंट करना हो तो अगले महीने की 1st को खत्म होगा ना फिर. तो दैट मीन्स यहाँ पे वर्चुअली 2nd जनवरी की ज्वाइनिंग है. 1st जनवरी इज नॉट काउंटेड. ओके, तो 2nd ऑनवर्ड से स्टार्ट होगा. इसका मतलब ये होगा कि 30 जून को 6 महीने खत्म नहीं होंगे, वो खत्म होंगे 1st जुलाई को. 1st July. जब 1st जुलाई को खत्म होंगे फिर इंक्रीमेंट मिलेगी नहीं, क्योंकि 1st जुलाई तो उसी में चला गया. 30 जून को 6 महीने हुए होने चाहिए. तो देन इट विल बी 1st जनवरी 2026. ठीक है जी, समझ में आ गया इंक्रीमेंट का खेल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो in other words, इसको if 6 months are completing on 30th June, then the increment will be 1st July, and in case 6 months are completing on 31st December. ठीक है जी. Then increment will fall due on 1st January. क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है. Once increment is decided, it will be followed in the years to come until there is
change in the service condition of that employee. Change in the service condition क्या हो गया? Promotion, ठीक है? Promotion, demotion, ओके, ये चीजें हो सकती हैं। तो उस केस में क्या होगा? प्रमोशन जब हम कह रहे हैं, फिर दोनों ले रहे हैं उसमें, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों ही। क्लियर है जी? तो एक बार डिसाइड, मेरी इंक्रीमेंट से 1 जुलाई को डिसाइड होगी, फिर अगली बार वो 6 महीने वाला नहीं देखना, क्योंकि ये एनुअल इंक्रीमेंट है। सिर्फ पहली बार हमें डिसाइड करना था, इनिशियल अपॉइंटमेंट हुई, कब उनकी इंक्रीमेंट फॉल करेगी। एक बार डिसाइड हो गया, हर साल वैसे ही फॉल करती रहेगी जब तक कि सिचुएशन में चेंज ना हो जाए। कल को प्रमोशन हो जाती है, तो प्रमोशन में फिक्सेशन होगी नहीं, और जो वो फिक्सेशन होगी उसके हिसाब से फिर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट जो है वो डिसाइड होगी। एक बार वहां पे डिसाइड होगी, फिर वही आगे भी चलेगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए? यस सर। ओके, अब ये हो गया इनिशियल अपॉइंटमेंट। इनिशियल अपॉइंटमेंट में मिनिमम ऑफ द लेवल जो है उनको मिलेगा, उसके हिसाब से फिक्सेशन हो जाएगी। सर जैसे हमारी अपॉइंटमेंट्स होंगी, अभी 22 जून को हम रिलीव हो जाएंगे यहाँ से, तो अगर हम 23 जून को जैसे हम जाते हैं और ज्वाइन करते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट इंक्रीमेंट बनेगी वो 1 जनवरी 2026 में बनेगी। आपकी ज्वाइनिंग क्या कह रहे हैं, किस डेट को होगी? 22 को, मतलब जून 22 को हम रिलीव हो जाएंगे ना। तो सपोज अगर हम 23 जून को ज्वाइनिंग डालते हैं, तो जो हमारी फर्स्ट इंक्रीमेंट होगी 1 जनवरी को आएगी। 1 जनवरी 2026 है ना? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। Because we will be completing 6 months on 31st of December, ठीक है? तो आप ये मान के चलेंगे 31st of December और 30th जून, ये 2 डेट्स हैं। 30th जून को 6 महीने होंगे तो 1 जुलाई को लग जाएगी, 31st दिसंबर को होंगे तो 1 जनवरी को लगेगी, ठीक है जी? सर ज्वाइनिंग टाइम कौन डिसाइड करता है? ऐसे सपोज करो कि हम अभी हम इंस्टीट्यूट में हैं, तो वो हमें जब रिलीव करेंगे तभी ज्वाइनिंग टाइम डिसाइड होगा, या जैसे हमारा ईयर खत्म हो जाएगा उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग टाइम डिसाइड हो जाएगा? नो, देखिए वो रिलीव तो करेंगे ना आपको, ठीक है? रिलीव आपको करेंगे तो उसके बाद आपने ज्वाइन करना है। रिलीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर कंप्लीटिंग योर ट्रेनिंग, ठीक है ना? तो उस पे डिपेंड करेगा ना। इनिशियल अपॉइंटमेंट हो गई, उसके बाद से प्रमोशन होती है। तो प्रमोशन के केस में फिक्सेशन कैसे होगी? Fixation of pay on promotion. अब जब प्रमोशन के समय हम फिक्सेशन करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शनल प्रमोशन की बात कर रहे हैं फिलहाल। यही फिक्सेशन नॉन फंक्शनल पे भी लागू हो जाएगी, क्योंकि फिक्सेशन दोनों में सेम है। फिक्सेशन में कोई फर्क नहीं है कि ये नॉन फंक्शनल प्रमोशन है या फंक्शनल प्रमोशन है, तो दोनों केस में फिक्सेशन का रूल सेम है, हाउ विल बी फिक्स इट। और दोनों में एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसका इफेक्ट ले सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं। When employee doesn't take option of getting his oblique her pay fixed from the
डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। एक ऑप्शन तो ये बनता है, और दूसरा बनता है व्हेन एम्प्लॉय opts to get his pay fixed from the date of next increment। दो केसेस उस समय बनते हैं, चाहे फंक्शनल प्रमोशन हो चाहे नॉन फंक्शनल प्रमोशन हो। इसमें ओपीजी वाले केसेस नहीं आएंगे। आर यू अवेयर ऑफ ओपीजी केसेस? नो सर। नो सर। ओपीजी का मतलब ये होता है ऑन पे ग्रेड। ऑन पे ग्रेड का मतलब ये है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हायर दे दी गई, क्या मुझे किसी हायर पोस्ट का चार्ज दे दिया गया, लेकिन फॉर्मली मेरी प्रमोशन हुई नहीं है उस पोस्ट के अगेंस्ट। तो उस केस में क्योंकि मैं हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो डिस्चार्ज कर रहा हूँगा, तो गवर्नमेंट मुझे कंपनसेट करती है, चार्ज अलाउंस देते हैं। ठीक है, चार्ज अलाउंस देते हैं। तो अगर कोई प्रमोशन ऑन पे ग्रेड में होती है और उसमें चार्ज अलाउंस मिलता है, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि वर्चुअली वो प्रमोशन मानी ही नहीं जाती। ठीक है, तो ओपीजी इज वर्चुअली नॉट ए प्रमोशन जब तक कि वो रेगुलराइज ना हो जाए। तो क्या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ओपीजी में रिटायर भी हो जाते हैं, और उनकी कंफर्मेशन होती है जब वो रिटायर हुए होते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर गैजेटेड है तो पीएससी जो है वो कंफर्म करेगी। ठीक है, तो नॉन गैजेटेड है तो डीपीसी जो है वो कंफर्म करेगी। तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। होती वो बैक डेट से ही है, जब से उन्होंने चार्ज लिया होता है तब से होती है। बट जब तक वो ना हो तो ओपीजी जो है वो इस केस में नहीं आएगा। तो इसमें फंक्शनल और नॉन प्रमोशंस आएंगी, बट ओपीजी विल नॉट बी काउंटेड। ठीक है जी। तो एक तो हो गया कि एम्प्लॉय ऑप्शन नहीं लेता डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से उसको फिक्सेशन मिले, और सबको फायदा भी नहीं होता उसको। ठीक है, अगर फायदा होगा तभी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से इफेक्ट लेंगे, अदरवाइज आज ही लेना बेटर है। तो अगर वो ऑप्शन नहीं लेता तो उस केस में फिक्सेशन कैसे होगी? इन केस 1, ठीक है जी, पे ऑन प्रमोशन will be fixed as follows. उसमें देखा जाएगा कि करंट बेसिक पे, करंट बेसिक पे क्या है किसी की। सपोज किया मैं कोई एग्जांपल ले लूं, यहाँ पे एग्जांपल ले लें। यस सर। ठीक है, आपके पास इसके लिए हमारे पास वो होना चाहिए जो पे का चार्ट है वो होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से तो देख लेता हूँ। सपोज किया कोई एओ था। ठीक है, एओ किस किस लेवल में लगते हैं? एओ लेवल 8। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, करंट बेसिक पे इन लेवल 8 कर लेता हूँ। ठीक है जी, और हम कोई भी पे ले लेते हैं, लेवल 8 देखते हैं। लेवल 8 में हम ले लेते हैं, सपोज किसी की थी जी 62,200 ले लें। ठीक है, 62,200 ले लेते हैं, ये बेसिक थी किसी की। ओके, अब करंट बेसिक हमें मालूम है, और करंट बेसिक हम ऐसा करते हैं, करंट बेसिक पे इन लेवल 8। ठीक है, उसमें क्या किया जाएगा, 1 इंक्रीमेंट
ऑन प्रमोशन। एक इंक्रीमेंट प्रमोशन की फिर ऐड की जाती है उसमें, मीन्स इससे एक सेल ऊपर जाना है, हमने 62,200 से एक सेल ऊपर जाना है। आज की डेट में इंक्रीमेंट आपको मालूम है ना, वो तो ये जो मैट्रिक्स है उसी में इंक्रीमेंट्स जो है वो कैलकुलेटेड है। अदरवाइज पहले हम लोग कैलकुलेट किया करते थे 3% के हिसाब से, आज भी 3% ही है, आज भी 3% के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो अगर 62,200 आपके पास मैट्रिक्स है, ये एंडी नहीं होगा इस समय, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। 62,200 के बाद है 64,100, 64,100। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है। अब अगर इसका मुझे शॉर्टकट देखना हो, अगर बाय द वे आपके पास ये मैट्रिक्स ना हो और आपको ये अगली वाली इंक्रीमेंट डाल के पे निकालनी हो, तो इसके लिए भी कैलकुलेशन का मेथड है, ठीक है। वो मेथड क्या है, जो पुराना था आपका 62,200, ठीक है, इंटू कर लें उसको 1.03 से, ठीक है, 1.03 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो बन जाता है 62,200 इंटू 1.03। तो ये आ रहा है जी 64,066। अब इसमें क्या है कि जो राउंडिंग है, इसमें राउंडिंग है 50 की, गेटिंग, राउंडिंग है 50 की, और ये मल्टीपल्स में होता है 100 के। राउंडिंग in the increment is of 50 and the resultant figure is in the multiple of 100। ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे जैसे रुपये की राउंडिंग है, 1 रुपए की राउंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, 50 से कम हो तो छोड़ देते हैं ना, फिर 1 पे आ जाते हैं ना, ठीक है। और सपोज किया 50 से ऊपर हो तो अगले वाले पे चले जाते हैं। यहाँ पे 50 जो है उसकी राउंडिंग है, तो ये जो 64,066। सर मेरा ना नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज ये थोड़ा सा फिर से बता दीजिए, 1 इंक्रीमेंट ऑन प्रमोशन के बाद का। हाँ, अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं कि बाय द वे ये 64,100 मेरे पास नहीं होता, मेरे पास ये चार्ट नहीं है। कोई आपको बोले जी मेरी नेक्स्ट इंक्रीमेंट कितनी आएगी, तो उसके लिए मैं एक आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स एज वेल। कि जो करंट है उसको मल्टीप्लाई कर ले 1.03 से। जब मैं 1.03 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक तरह से मैं 3% की हाइक इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि इंक्रीमेंट के लिए 3% की हाइक, ठीक है। तो जब 1.03 करूंगा दैट मीन्स दैट इज आफ्टर एडिंग 3%, तो वो बनता है 64,066। तो आपने ये लास्ट वाले जो दो है ना, जो लास्ट वाले 2 डिजिट्स हैं, ये जो है ये देखने हैं कि ये 50 या 50 से ऊपर है या 50 से कम है, ओके। तो ये जो 66 है ये 50 से ऊपर है ना, ये 50 से ऊपर है ना, तो उस वजह से ये 64,100 हो गया। फिर बाय द वे ये होता 64,040, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आता इतना, तो फिर जो नेक्स्ट सेल होता वो होता 64,000। राउंडिंग जो है, राउंडिंग 50 की है, लेकिन मल्टीपल कौन से हैं, 100। इज दिस पॉइंट अंडरस्टैंडेबल? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बहुत आसान है। अगर ये 50 भी होगा
अगर ये 50 भी होता तब भी इतना ही होता, 64,100। लेकिन 50 से कम हो जाएगा तो फिर पीछे चला जाएगा, ठीक है, वो 100 फिर ऐड नहीं होगा उसमें। ओके, सो एक इंक्रीमेंट डाल के ये हो गया 64,100। अब नया लेवल जो है, लेवल टू विच प्रमोटेड, तो जो ईओ होते हैं वो सीएओ बनते हैं और वो जाते हैं फिर L11, ठीक है, L11 में जाते हैं। अब हमें L11 में देखना है कि उनकी फिक्सेशन कितनी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए रूल क्या है, पे इन L11 will be fixed। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है कि मेरी प्रॉब्लम हो रही बाकियों से पूछ सकते हैं, बाकी है? सर हो रही है। और ये इसका मतलब आपका है, आप एग्जिट करके एंटर कर लो, ठीक है। सो पे इन लेवल 11 विल बी फिक्स्ड ईदर इक्विवेलेंट और हायर ऑफ विच फिगर 64,100 मीन्स जो इंक्रीमेंट डाल के बेसिक बनी थी वो हमारे लिए बेंचमार्क है। अब हमने जाना है लेवल 11 में, पहला हमारा टारगेट है इक्विवेलेंट। अगर इक्विवेलेंट पे मिल गई तो 64,100 ही डिसाइड होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट ना मिला तो फिर हायर। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज इक्विवेलेंट, एंड इफ वी डोंट गेट इक्विवेलेंट देन हायर। इज दिस क्लियर? यस सर। Which comes to, अब हम देखेंगे L11 में 64,100 का बेंचमार्क जो है वो हमें मिलता है, अगर नहीं मिलता फिर उससे ऊपर वाला कौन सा है इमीडिएट। तो L11 में देखें ये स्टार्ट ही हो रहा है 67,700 से। L11 is starting from 67,700। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मिनिमम है वही 64,100 से ज्यादा है, तो इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता ना। तो इसका मतलब उसके मिनिमम पे आके फिक्स होगा फिर, which comes to 67,700। Is it okay? यस सर। यस सर। ठीक है। बाय द वे इनकी पे बहुत ज्यादा होती है, ये लेवल 8 में काफी इंक्रीमेंट्स ले चुके होते और आगे जा चुके होते। सपोज किया L8 में ये ले रहे होते जी 72,100 से। सपोज ये 72,100 ले रहे होते तो 72,100 में एक इंक्रीमेंट और हम ऐड करते हैं तो वो बन जाता 72,100 के बाद है 74,300। फिर 74,300 हमारा बेंचमार्क होता और L11 में 74,300 हम देखते, तो 74,000 पूरा आ रहा है, ठीक है, जो कि इससे कम है। और फिर उससे ऊपर आता है 76,200, फिर इनकी 76,200 हो जाती। इज इट क्लियर? यस सर। जी समझ आ रही है? मेथोडोलॉजी समझ आ रही है? प्रोसीजर समझ में आ रहा है? यस सर। सर ये एक बार बता दीजिए फिर से, ये 1.03 का ये जो हमने मल्टीप्लाई किया है क्यों किया है? क्योंकि मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना, वो कंफ्यूज हो रहा है। कोई बात नहीं, ये हमने इसलिए किया, ये आपको रेडीमेड है, चार्ट में है ये 64,100, ठीक है। मैंने इसके पीछे की स्टोरी आपको बताई कि 64,100 मीन्स उसके बैकग्राउंड में क्या है, हाउ इट बिकम्स 64,100। उसकी जो बैकग्राउंड में है, बाय द वे आपके पास मैट्रिक्स ना हो और आपके पास किसी की बेसिक हो और वो आपसे पूछे कि मेरी अगली इंक्रीमेंट डाल के बेसिक कितनी बनेगी, ठीक है, और आपके पास मैट्रिक्स नहीं है, रेडी रेकनर नहीं है, तो ये मैंने उसका तोड़ आपको दिया कि उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, हाउ इज इट डिसाइडेड। तो उसमें करंट पे को आप मल्टीप्लाई कर लें 1.03 के साथ, क्योंकि इंक्रीमेंट क्या होती है 3% की होती है ना,
तो ये 1.03 3% से आ रहा है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट फैक्टर आएगा उसके आपने लास्ट 2 डिजिट्स देखने, उसमें आपने ये देखना है कि वो 50 या 50 से अगर ऊपर होगा तो फिर अगले 100 पे वो चला जाएगा। मल्टीपल जो है वो है 50 के, ठीक है। मीन्स राउंडिंग 50 की है और मल्टीपल 100 के हैं। तो राउंडिंग 50 की देखने के लिए लास्ट वाले 2 डिजिट देखने पड़ेंगे ना। अगर तो वो 50 से कम है तो पिछले 100 पे चला जाएगा, फिर वो इग्नोर हो जाएगा, फिर वो 64,000 ही रहेगा। से यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 40 होता अगर, तो 40 जो है दैट इज लेस देन 50, फिर अगले 100 पे नहीं जाएगा, पिछले 100 पे ही रहेगा वो, फिर 64,000 ही रहेगा। लेकिन अगर इक्विवेलेंट टू 50 होता तो फिर आगे जाएगा ना। राउंडिंग में क्या होता है, 50 अगर 0.5 आए तो अगले में जाता है ना, ठीक है। So if it is exactly 50, then again it will be 64,100. Is it okay? yes sir. समझ में आया? ठीक है। यस That's it. सर ये लेवल 11 के बाद बताना, इसमें नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, आपने लेवल 8 में उनका एक इंक्रीमेंट डाल के देख लिया कितनी बेसिक बनती है, ठीक है। वो Yes, इंक्रीमेंट yes. किसकी प्रमोशन की है। यस अब ये 64,100 जो है ये हमारे लिए बेंचमार्क है। उनकी लेवल 11 में पे या तो इसके बराबर हो सकती है या इससे ज्यादा हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन होता है कि इसके बराबर अगर आएगा तो बराबर फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर बराबर का एग्जैक्टली आपको सेल नहीं मिला है L11 में, फिर हायर वाले में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो L11 है वो स्टार्ट ही 67,700 से हो रहा है। इसका मतलब 64,100 के बराबर तो कोई सेल है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि उसका पहला सेल ही 67,700 है। तो यहाँ पे उनकी फिक्सेशन सीधी यहाँ पे हो जाएगी 67,700। इसीलिए जितनी जल्दी प्रमोशन होती है उतना ही ज्यादा फायदा होता है, और जितनी लेट प्रमोशन होती है, क्योंकि इंक्रीमेंट डाल के वहीं पे पहुंच गए होते हैं हम लोग, तो उसमें इतना फायदा नहीं होता, ठीक है। तो कैरियर में जितने जल्दी प्रमोशन होगी उतना ही मॉनिटरी गेन भी ज्यादा होगा। यस सर। इज इट ओके? तो आप देखें यहाँ पे 64,100 से वो सीधा जंप लगा उनको 67,700, which comes to 67,700। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सेल 1, ये सेल 1 था L11 का, ठीक है। वो स्टार्ट ही यहाँ से हो रहा है। तो अगर इससे ज्यादा होती पैसे किसी की से प्रमोशन की इंक्रीमेंट डाल के वो बन जाती है 70,000, तो फिर 70,000 का कंपैरिजन करेंगे अपना L11 में जाके। अगर 70,000 एग्जैक्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो 70,000 से ऊपर जो आएगा वहां पे फिक्सेशन होगी। तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि वहां पे गैप थोड़ा होगा, इतना गैप नहीं होगा जितना यहाँ पे मिला, ओके। तो जैसे जैसे एक लेवल में इंक्रीमेंट्स लगेंगी उसी के हिसाब से प्रमोशन में फिर बेनिफिट, मॉनिटरी बेनिफिट थोड़ा कम होता जाएगा, क्योंकि वो नैरो होता जाएगा गैप। तो जल्दी होएगी तो गैप जो है वो वाइडन होगा, इसलिए वहां पे ज्यादा फायदा होगा। इज इट क्लियर? ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो दूसरे वाला केस कल करें, वो लंबा है थोड़ा, अगर डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट से लेता है वो इफेक्ट तो। नेक्स्ट क्लास में सर। हाँ, फिर मैं एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल आपको करवा दूंगा प्रमोशन वाले केस पे, कि अगर ऑप्शन लिया तो क्या बेसिक होगी, नहीं लिया तो क्या होगी, ठीक है। या इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है जी। यस सर। सर जैसे मतलब हम पहले पे ग्रेड, पे स्केल थे और पे लेवल है, तो क्या पे फिक्सेशन हमें उसकी आना जरूरी है, जैसे पे स्केल और पे ग्रेड की, वो भी हमारे एग्जाम में आएगा या सिर्फ पे लेवल का आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा एग्जाम में। पिछले 2 टर्म से यही वाला
केसेस आ रहे हैं, करंट वाला आ रहा है। पिछला कोई आप एडिशन क्लास में हमें करवाया ना, तभी पूछ रहे थे। क्लास में इसलिए करवाया होगा कि आपको समझ में आ जाएगी पहले कैसे होता था, लेकिन अभी पार्ट 1 के भी जो एग्जाम आपके केस में तो न्यूमेरिकल है ही नहीं है। न्यूमेरिकल आपको थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं करवा रहा हूँ, अदरवाइज आपको थ्योरी के क्वेश्चंस आने हैं। नहीं, जैसे मतलब सेट 1 में भी सेट 1 में न्यूमेरिकल का आता है, ठीक है। 125 मार्क्स का न्यूमेरिकल का पेपर है उनका। अभी TS वालों का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैच 1-2 दिन में, सो दे विल बी स्टडीइंग CSR, उनका क्योंकि न्यूमेरिकल होगा। तो उनके केस में भी पिछले 2 टर्म्स में जो एग्जाम आ रहे हैं वो करंट लेवल के ही आ रहे हैं, क्योंकि फिक्सेशन वो आज की पूछेगा आपको। 10 साल या 20 साल पुरानी फिक्सेशन क्यों पूछेगा वो आपको? आज की डेट में जो रेलिवेंट है, किसी की फिक्सेशन मैंने करनी होगी तो आज के हिसाब से करूंगा ना। आर यू गेटिंग? तो अगर Yes, sir. 2016 से फिक्सेशन इस हिसाब से हो रही है, ठीक है जी, तो फिर 24 में आके वो आपको 2010 का केस तो नहीं देगा ना, 2006 का केस नहीं देगा। फिर वो तो आज की डेट में बोलेगा आपको कि उसकी फिक्सेशन करके दिखाओ। प्रमोशन आज करेगा ना वो किसी की, ठीक है। तो पिछले 2 पेपर Yes, sir. से अभी उनके 21 में पेपर हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक बार और हो गया, सारे बच्चे अब तो प्रमोशन भी हो गई उनकी। तो ये वहां से चल रहा है। पार्ट 1 के लेवल पे भी पेपर उसी पे आ रहा है, इसी लेवल पे बेस्ड आ रहा है, ठीक है। आर यू गेटिंग? Yes, sir. ठीक है। तो उसको आप सीख सकते हो कि पहले कैसी होती थी। हिस्टोरिकल फैक्ट के लिए आप सीख सकते हो, लेकिन आज की डेट में वर्चुअली जो भी फिक्सेशन आपको करनी है वो 2016 के ऑनवर्ड्स तो इसी के हिसाब से करनी है ना। सर जैसे सेट 1 वालों का एग्जाम होता है तो उसमें पे मैट्रिक्स हमें अवेलेबल होती है, या फिर ये सब बिल्कुल खुद ही याद रखना पड़ता है? no, that's allowed to be carried in the exams। कुछ चीजें हैं वहाँ पे अलाउ होती हैं, जैसे पे मैट्रिक्स हो गया, SLI का SRO है, ठीक है। ये चीजें अलाउड होती हैं, ठीक है, क्योंकि यू कांट बी ए सुपर कंप्यूटर, आप कैसे याद रखोगे उसको। तो SRO वो लेके जा सकते हैं, जो है ना 2000 ये इसका SRO 93 जो है, तो वो कैरी कर सकते हैं। जैसे मेजर और माइनर हेड्स वाली बुक है, ठीक है। आपको हेड्स देखने होते हैं ना, GFR का पार्ट होगा वो, जिसमें हेड्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि इसका क्या हेड है, मेजर हेड कौन सा है, माइनर हेड कौन सा है, डिटेल्ड हेड कौन सा है। तो उसके लिए बुक आप कैरी कर सकते हैं। वो आप रिमेम्बर नहीं कर सकते ना कि कौन सा हेड होगा किसका, तो उसके लिए भी बुक जो है वो अलाउड है। Yes, sir. तो बहुत सर सारी एक चीजें क्वेश्चन और था कि मतलब जैसे आपने हमें नोट्स शेयर किए, तो इसमें भी काफी अच्छा कंटेंट है, तो जरूरी है कि जैसे बुक्स में बड़ा ज्यादा थॉरोली दिया होता है, हम बुक्स को ज्यादा कंसल्ट करें कि नोट्स सफिशिएंट है? देखो, by the time we finish it, I'll give you enough supplement of notes, ठीक है। I'll give you enough supplement of notes. You need not go into any other book. समझ में आ रहा है? मैं जब भी किसी को पढ़ाता हूँ तो Yes, sir. बुक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जितने नोट्स दूंगा वो कर लेना, those will be sufficient, ठीक है। लेकिन मैं सप्लीमेंट करूंगा, जैसे यहाँ मैं न्यूमेरिकल के हिसाब से करवा रहा हूँ, तो थ्योरी के हिसाब से बहुत सारी चीजें मैं सप्लीमेंट करूंगा। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे नोट्स का भी क्वांटम बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वो सिंपल टर्म्स में होगा, आपको उसको समझाना है। इसमें गप चाहिए नहीं, वो बहुत ज्यादा लेंथी हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए टू द पॉइंट, क्योंकि CSR इज ए लॉ। CSR कोई वैसा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट नहीं है ना कि आप उसमें बस लिखते जाएं और वो क्वांटम देख के आपको मार्क्स देगा। दैट इज नॉट द केस। तो आपने अगर 4 लाइनों में भी कॉन्सेप्ट उसको पूरा दे दिया तो दैट विल फेच यू एनफ मार्क्स। ओके, क्लियर है जी? सर मेरे को ये Yes, sir. Thank you, sir. सर मेरे को जो प्रमोशन थे, आपने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रमोशन बताया सर। आपने फंक्शन में आपने बताया कि चेंज होता है उसके पे में, चेंज या डेजिग्नेशन में, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह उसमें चेंजेस आती है।
पर सर नॉन फंक्शनल का थोड़ा मेरे को सर क्लियर नहीं हुआ सर, नॉन फंक्शनल वाला सर। नॉन फंक्शनल में ये है कि सपोज किया मैं एक लेवल पे काम कर रहा हूँ पिछले 9 साल से, क्योंकि उसमें 9 का जो है वो गैप है, ठीक है। पिछले 9 साल से मैं एक लेवल पे काम कर रहा हूँ, अब मेरी प्रमोशन नहीं हुई है, ठीक है, तो मेरी स्टैग्नेशन हो गई। जब किसी की प्रमोशन नहीं होती दैट मीन्स द पर्सन विल गेट डिसइंटरेस्टेड, वो डिमोरलाइज होगा ना, ठीक। यस सर। अब ये है कि उसके ऊपर पोस्ट नहीं है, उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही, तो गवर्नमेंट क्या करती है फिर उसको कंपनसेट करती है कि अगर आपकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, आपका डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम आपकी पे बढ़ा देते हैं, आपको नए लेवल में ले आते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग? दिस इज Yes, sir, yes, sir. पर्सन दैट ही इज स्टैग्नेटेड एट ए पर्टिकुलर लेवल फॉर more than 9 years. जी जैसे सर। टाइम बॉन्ड है तो उसमें 9 years का है ना, तो मैं इसलिए 9 years की बात कर रहा हूँ। केएस के लिए वो अलग है, ठीक है। केएस वाला भी एनएफएस भी पढ़ाऊंगा उसमें आपको, तो उसमें 9 years का नहीं है, ओके। सो कंपनसेट करने के लिए है कि आपको प्रमोशन नहीं दे पाए हम, लेकिन जी सर। आप हम लेवल चेंज कर रहे हैं, आपकी पे बढ़ा रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, ओके। ओके In सर। that case, the person will remain at the same designation. अगर वो Yes, sir. जूनियर असिस्टेंट है तो जूनियर असिस्टेंट ही रहेगा, वो सीनियर असिस्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कंपनसेशन मिल गई, उसको हायर लेवल मिल गया, ठीक है। ठीक है सर। यस सर, शुक्रिया। SRO 14 है इसके लिए, टाइम बाउंड के लिए, और विल डिस्कस दैट एज वेल। इन सिटू को भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद, बट कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया कि ये स्टैग्नेशन को ओवरकम करने के लिए कि एटलीस्ट द पर्सन शुड गेट मॉनिटरी कंपनसेशन ऑफ स्टैग्नेटिंग एट ए पर्टिकुलर लेवल फॉर मोर देन 9 years. That's it. Clear? Yes, sir. और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हो तो ले सकते हैं, छोटा सा ही है ये। हेलो सर। ले लिया? उसके बाद इसका भी लेना हो तो ले लें। सर आवाज आ रही है मेरी? आवाज बिल्कुल आ रही है जी। सर हम 3 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया आपका फर्स्ट लेक्चर ना सर, ये वाला। तो ज्वाइनिंग टाइम सर अगर हो सका सर कभी भी आप इन फ्यूचर मतलब कभी भी स्टार्ट करेंगे तो एक बार सर इंटीमेशन दे देंगे हमें भी, तो हम वो फिर ज्वाइन करने आपके साथ। और जी आपके लिए मैंने अनाउंस किया पहले ही, ठीक है। आप जी सर। तो उसके बाद आए होंगे, तो मैंने पहले ही स्टार्ट ही वहां से किया था कि those who have missed joining time they may give me an option to have additional class on the weekend, ठीक है। ओके, थैंक यू तो आपको मैं कंपनसेट कर दूंगा, तो उसके लिए आप मुझे बता देना कि अगर वीकेंड पे आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वी कैन कवर द ट्रेनिंग टाइम, ठीक है। सर ये ओपीजी पे हाँ जी, ओपीजी पे सर थोड़ा सा अगर रिवाइज करो, थोड़ा सा इस कंफ्यूजन। ओपीजी में आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा न्यूमेरिकली, ठीक है। ओपीजी आपको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, डोंट वरी। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ओपीजी की कैलकुलेशन कैसे होती है, क्योंकि ओपीजी पे बहुत बार थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओपीजी पे बहुत बार थ्योरी का क्वेश्चन आया, तो उसमें जब आपने न्यूमेरिकल किया होगा तो न्यूमेरिकल के हिसाब से आप उसको समझा के दे सकते हो। उसमें आता है कि हाउ पे फिक्सेशन इज डन व्हेन ए पर्सन इज प्रमोटेड इन ओपीजी, हाउ द पे इज रेगुलेटेड, ठीक है। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे एकदम से आपको समझ में आएगा, ठीक है। डोंट वरी, विल डिस्कस
फंक्शनल प्रमोशन आज हम डिस्कस कर रहे थे, नॉन फंक्शनल को हमने करना है, उसके बाद चार्ज अलाउंस कैसे कैलकुलेट होता है दैट आई विल टेल, उतनी हमने करना ही करना है, दैट्स इन द एजेंडा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं, कल नहीं सर परसों वो मिलेंगे। उसके सर नोटिंग ड्राफ्टिंग की आपने जो लेटर थी जो आपने खुद से लिखी थी वो आपने शेयर नहीं की सर, आपने वाली और कोई लेटर नहीं आपने? आपने वाली यस सर, हाँ, कोई यस सर, यस सर। कर देता हूँ, कल क्लास है उसकी, उससे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है, डोंट वरी। ओके सर, थैंक यू सर। और सर आपने लेटर शेयर नहीं किया सर? क्या नहीं शेयर किया? और आप कह रहे हैं लेटर दूसरे में शेयर करूंगा ग्रुप में ताकि लेटर दूसरा सैंपल लेटर्स बोला था आपने, सैंपल। तो मैं कर दूंगा, तो अपना वाला वर्जन भी मैंने शेयर करना है, ठीक है, वो सैंपल ही होगा, ठीक है, डोंट वरी। मेरे लिए ये होता है कि जिस दिन जो क्लास होती है उस पर फोकस रहता है मेरा, तो कल नोटिंग की है, उससे पहले आपको मिल जाएगा वो। ओके सर उसके नोट्स भी, क्योंकि आपने पहले लेक्चर उसके अटेंड किए थे तो हमने लेट ज्वाइन किया था। कोई बात नहीं, उसके फॉर्मेट जो है एक ही फॉर्मेट अभी तक शेयर हुआ है, तो वो अगर आपको नहीं मिला है तो वो ही मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके देन, मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, बाय बाय बाय।